दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम अब वीडियो कोर्स को लेकर फिर अगली क्लास लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर वीडियो की इंग्लिश क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को एक्सेस अवेलेबल है। तो आप लोगों से सभी से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप अपने सभी मित्रों को जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल्स के बारे में बताएं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और इशू जो आ रहे हैं इंग्लिश को लेकर वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग अपनी पोस्ट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपके साथ यहाँ एनालिसिस स्टार्ट हुआ है। इस चरण में मैं आपके साथ पहला टॉपिक लेके आया हूँ, वो था टेंस। तो टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा किया। लगभग 30 क्वेश्चंस तक हमने प्रैक्टिस भी की। कैसे हमें करेक्ट ऑफ वर्ब्स फिल इन द ब्लैंक्स में गिवन जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें अप्रोप्रिएट आंसर चुनकर अपना आंसर फिल करना था। इसकी कुछ हमने प्रैक्टिस की है। जिन भी बच्चों ने प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया है या जो लास्ट 3-4 क्लासेज में जो इंग्लिश के टेंसेज को लेके जो क्लासेज हुई है उनको बखूबी जिन बच्चों ने अटेंड की हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूर उनके कॉन्फिडेंस लेवल टेंसेज को लेकर बिल्डअप हुआ होगा। इसी कड़ी में मैं आपको आज कुछ और प्रैक्टिस भी कराऊंगा और अपना दूसरा जो टेंस पास्ट है वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रेजेंट टेंस उसके 4 भाग थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों में मैंने आपको एनालाइज करना बताया कि कौन सा टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा टाइम कंटिन्यूअस का है और कौन सा टाइम परफेक्ट का है, और कैसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का चुनाव करेंगे। ये चारों मैंने आपको बखूबी स्टेप बाय स्टेप समझाया था। इसी चरण में अब आगे मैं आज आपके साथ पास्ट टेंस डिस्कस करने वाला हूँ। आओ बच्चों, आज हम पास्ट टेंस सीखते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी हमारे पास, इसको जब डिवाइड करने लगूंगा तो मेरे पास 4 पार्ट हैं, इसके 4 भाग होंगे। फर्स्ट होगा पास्ट इंडेफिनाइट, जिसे आप पास्ट सिंपल भी कहते हैं। सेकंड पार्ट आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव। सिमिलर हमारे पास थर्ड टेंस है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ पे हमारा सेम दोनों टेंस का कॉम्बिनेशन, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कॉम्बिनेशन, तो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। मैंने कहा पास्ट टेंस के आपको 4 भाग पढ़ने हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो बच्चों, एक ये टाइम लाइन है, इसे मैंने एक बार टाइम लाइन बोला, और ये पूरी की पूरी टाइम लाइन है आपको पास्ट टाइम की। पास्ट टाइम की एक टाइमलाइन है। हम इस टाइमलाइन के माध्यम से इन चारों टेंस को सेंस, घटनाक्रम समझने का प्रयास करते हैं। पहले पहले मैंने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा इंडेफिनिट आपकी हैबिट्स को या रूटीन्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रेजेंट टाइम की हैबिट और प्रेजेंट टाइम का रूटीन। अब हमारे टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ भी हमारे पास हैबिट की बात की जाएगी, यहाँ भी हमारे पास रूटीन की बात की जाएगी, पर उसका टाइम होगा पास्ट। आप बच्चों ने पढ़ा है, एक कैप्सुलरी कहानी थी, एंड मंकीज वाली कहानी, जो क्लास 8, 9, 10 में एग्जाम की फेवरेट स्टोरीज में एक है। तो उसमें कैप्सुलर की क्या हैबिट थी कि कहानी बताई जा रही है, कहानी को कौन सी टाइमिंग, एक स्टोरी थी ये स्टोरी का टाइम क्या था, ये घटना बहुत पहले हैपन हुई थी, उस आधार पे घटना क्रम के आधार पे कहानी बनाई गई। तो ये स्टोरी है पास्ट टाइम की। पास्ट टाइम में जो कैप्सुलर था वो एक जंगल से गुजरा करता था, तो वो जंगल से उसकी रोज हैबिट थी अपना व्यापार करने के लिए वह एक फॉरेस्ट से होके जाता था। तो जब ऐसी सिचुएशंस आएगी जो कोई पास्ट टाइम की हैबिट्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हमारे टेंस का टाइम होगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, अगर यही घटना पास्ट टाइम में कोई चीज प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू है, पास्ट टाइम की घटना कंटिन्यू है, तो होगा पास्ट टाइम प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इस स्थिति में आपके पास दो घटनाएं दी जाएंगी, एक घटना में एक क्लोज होगा, दूसरी घटना में सेकंड क्लोज होगा। ये घटना जो भी क्लोजेज हैं ये किसी न किसी कंजंक्शन के माध्यम से आपको जोड़कर उन दोनों के टाइम का डिफरेंट जो सिनारियो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, सेंटेंस के माध्यम से ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। थर्ड है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है एक्शन कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब है एक्शन कंप्लीटेड। कब एक्शन कंप्लीटेड? पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है तो मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा। इस सिनारियो को भी आपको एग्जाम ऑफ व्यू से जब भी रिप्रेजेंट करना दिया जाएगा तो भी आपको दो घटनाएं मिलने वाली हैं। दो घटनाएं कैसे? और दोनों घटनाएं आपके पास पास्ट में होंगी। दोनों घटनाओं का टाइमिंग अलग अलग होगा, एक का पास्ट टाइम होगा, एक पास्ट से भी पास्ट टाइम होगा। जब पास्ट से पास्ट टाइम होगा उस टाइम का घटना को क्रम को बोलते हैं परफेक्ट, पास्ट टू द पास्ट, पास्ट टू द पास्ट, उस घटनाक्रम को बोलते हैं परफेक्ट। तो उस स्थिति में मैं यूज करने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलर मुझे कोई सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाए, यानी पास्ट टाइम में कोई घटना शुरू हुई, अभी भी चल रही थी, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो घटना चल रही थी, उसकी स्थिति में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा और सिंस फॉर के साथ आपको कहीं ना कहीं टाइम देगा। तो मेरा फोर टेंस जो बनने वाला है इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो बच्चों, टाइम पास्ट का है तो इंडिविजुअली सेंटेंस आपको प्रोबेबली इंडिविजुअल जब भी सेंटेंस मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का मिल सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इंडिविजुअली सेंटेंस आपको एग्जामिनर पहली बात तो देगा ही नहीं। क्यों? उस स्थिति में आपके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा ही टफ है।
जब भी ऐसी स्थिति पास्ट कंटिन्यूस की आएगी या पास्ट परफेक्ट की आएगी या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की आएगी, तो जरूर आपको घटनाक्रम को जोड़ने के लिए, पास्ट टाइम को दूसरे पास्ट से टाइम से जोड़ने के लिए एग्जामिनर आपको दो क्लोज के माध्यम से इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करेगा। आपको उस समय उनके टाइमिंग्स को समझना है, जो सेंस ऑफ द सेंटेंस गिवन है, अकॉर्डिंग आपको अपना जजमेंट के आधार पर अप्रोप्रिएट वर्ब का चुनाव करना है। तो ये टाइमलाइन थी। तो मैंने कहा जब भी कोई पास्ट की हैबिट है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट का चुनाव करूंगा, लेकिन जब मैं कोई पास्ट की हैबिट के साथ मुझे कोई ना कोई कंटिन्यूस रनिंग एक्शंस की पास्ट टाइम के लिए बात की जाएगी तो मैं पास्ट कंटिन्यूस का यूज करने वाला हूँ। जब कोई पास्ट परफेक्ट में कोई दो घटनाक्रम दे दी जाए, एक घटना पास्ट से भी पास्ट की दे दी जाए, उस स्थिति में मैं यूज करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट। और सिमिलर मेरे को पता है जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो मुझे फॉर और सिंस के साथ पास्ट टाइम का से कोई ना कोई घटनाक्रम को जोड़ा जाएगा, किसी न किसी टाइम को आपके साथ जोड़कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास ये 4 टेंस पास्ट में मैं पढ़ने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ इन 4 टेंस में किस प्रकार से वर्ब यूज होने वाली है, कौन कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, कैसे इनका स्ट्रक्चर्स रहेगा। आओ बच्चों हम जानते हैं बोर्ड के माध्यम से। मैंने कहा था जब जब आपका इंडेफिनाइट होगा तो आप यूज करेंगे, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब होगी, एक तरफ आपने चार्ट बना लीजिए मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं टेंस, और जब जब टेंस की बात की जाएगी तो इसके साथ 2 वर्ब का होना कंपलसरी है। तो इंडेफिनाइट के लिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वो थी आपकी डू। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं डू का पास्ट टाइम, इट मीन्स यहां आएगी आपकी डिड। सिमिलर अगर मेरा कंटिन्यूअस टेंस है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब होती है बी, परंतु मैं टाइम पढ़ने वाला हूं पास्ट को, तो बी की का पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। तीसरा टेंस मैंने बात की थी आपके साथ परफेक्ट की। मैंने कहा था परफेक्ट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब फाइनल है, वो है हैव, परंतु मैं यहाँ पढ़ूंगा पास्ट टाइम को, हैव की जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड। चौथा टेंस मेरे पास था बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपसे कहा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। परफेक्ट होने के नाते इसके पास हेल्पिंग वर्ब हैव वाली फॉर्म यानी हैड मिलने वाली है, और मुझे मिलने वाली है बी की फॉर्म, ये दोनों वर्ब मिलने वाली है। तो हैड बीन मेरा इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैं यूज करूंगा। बात कर रहे हैं हमारे पास टाइमिंग है पास्ट। पास्ट का पहला चरण, पास्ट का दूसरा चरण, पास्ट का तीसरा चरण, पास्ट की 4th रो। सिमिलर मैंने मेन वर्ब की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था जब जब इंडेफिनिट होगा तो मेन वर्ब के तौर पर मैं यूज करने वाला हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब जब इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी तो आने वाला वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में। फिर मैंने बात की जब जब कंटिन्यूस आएगा मैं वर्ब को यूज करने वाला हूँ 4th फॉर्म को। 4th फॉर्म आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब जब मैं ING को ऐड कर दूंगा तो मुझे 4th फॉर्म मिल जाएगी। सेम चीज़ मैंने बात की थी परफेक्ट। परफेक्ट जब भी आएगा एक्शन कंप्लीटेड है, और जब कोई एक्शन कंप्लीटेड को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आने वाली वर्ब
आपकी वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन है परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का, तो मेरे पास बी भी आने वाला है, और बी की मैंने थर्ड फॉर्म के तौर पे बीन यूज कर ली। यहाँ भी बीन हो गया, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की कंटिन्यूअस के लिए मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यूज कर लूँगा। देखो बच्चों, यहाँ बीन, यहाँ बीन, तो मैं इसको वन टाइम ही लिखूँगा, तो मैं इसको बीन का ही एक बार करके मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ये मेरी स्ट्रक्चर होगी। देखो बच्चों, मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डू, पास्ट है तो पास्ट फॉर्म डू की डिड। मेरा टेंस है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी, बी की फॉर्म वाज और वर, तो मेरा टाइमिंग पास्ट का है तो मैं यूज करने वाला हूँ वाज वर। सिमिलर मेरा टेंस का नाम परफेक्ट, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव, परंतु मेरा टाइम पास्ट तो मैंने हैव की पास्ट फॉर्म बनाई, मिलके मुझे हैड, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो गई डिड, यहाँ वाज वर, यहाँ हैड। सिमिलर परफेक्ट कंटिन्यूस में मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड और बी, हैड का मैंने हैड लिया, बी का मैंने बी लिया, तो बी से बीन बना थर्ड फॉर्म के लिए। सिमिलर आते हैं मैन वर्ब के तौर पर। मैन वर्ब के तौर पे मैंने बताया था कि जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज की जाती है सर? इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज की जाती है। मैंने आपको पिछली क्लासेज में बहुत अच्छे से कई बार इस चीज़ को रिपीट कर करके एक्सप्लेन किया है। फिर बात की थी मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे अधिकार है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस टाइमिंग का। कंटिन्यूस का टाइम यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों में जहाँ कंटिन्यूस का नाम आएगा मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करने वाला हूँ, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर मैंने बात की थी परफेक्ट की। परफेक्ट के लिए मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का मतलब ही होता है काम का कंप्लीट होना, एक्शन का कंप्लीट होना। उसकी स्थिति में मैं यूज करने वाला हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने बच्चों बात की परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस के नाते, परफेक्ट के नाते बी की थर्ड फॉर्म मैंने बीन प्रोड्यूस कर ली। इस प्रकार से मैं स्ट्रक्चर यूज करने वाला हूँ। एक चीज यहाँ नोट रखने वाली बात है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा कि जब भी पास्ट इंडेफिनेट का कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस का टाइप कौन सा है अफर्मेटिव, तो मैं यूज करूंगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक ही टेंस में काम आएगी, वो है इंडेफिनेट पास्ट का, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस याद रखना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। नेवर बी यूज हेल्पिंग वर्ब विथ वर्ब की सेकंड फॉर्म्स। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज हर टेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। पहली बात कर रहे थे हम पास्ट इंडेफिनाइट की, और पास्ट इंडेफिनाइट में जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर है आपकी अफर्मेटिव। सिर्फ अफर्मेटिव में आप याद रखिएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा यहां। जैसे ही मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करूंगा, तो मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट। अब मैं नेगेटिव में मेरी हेल्पिंग वर्ब
डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एनीथिंग जो भी आपके साथ सेंटेंस में गिवन होगा, हम उसका ट्रांसलेट करके अपना अपना सेंटेंस पूरा करेंगे। इस स्थिति में ये वक्त है हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव स्ट्रक्चर जब भी आएगी मैं इस तरीके को फॉर्म करने वाला हूँ। बात करते हैं अगर सेंटेंस दिया जाए इंट्रोगेटिव, तो उस स्थिति में मैं इंट्रोगेटिव के पास यूज करूँगा। पहले मैं हेल्पिंग वर्ब को यूज करूँगा। हेल्पिंग वर्ब मेरी डिड है और फिर आ गया मेरा सब्जेक्ट, देन मेरी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन मेरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन मेरे पास जो भी सेंटेंस में गिवन होगा वो मैं क्वेश्चन मार्क को कर लूँगा। फिर ये स्ट्रक्चर्स मेरी है इंटेरोगेटिव में। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो फोर्थ टाइप है आपका, मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर होगी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। उस स्थिति में मेरे पास स्ट्रक्चर आएगी डिड पहले, देन मेरा सब्जेक्ट आएगा, देन मेरा, मैंने आपको बताया नोट हमेशा किसका पार्टनर होता है, नोट हमेशा पार्टनर होता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब के जस्ट पीछे नोट का यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा और फिर मेरे को पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा। फिर मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, देन मेरा सेंटेंस में जो भी गिवन डाटा है उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो ये चार स्ट्रक्चर्स आपको पास्ट टेंस में देखने को मिलती हैं। नोट करने वाली बात है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब भी अफर्मेटिव आएगा आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। बात करते हैं जब इस सेंटेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर आएगी, तो मुझे पता है मेरे को अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर में डिड प्लस V1, मतलब मुझे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का यूज करना है और मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। सेम मेरा पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर आती है इंट्रोगेटिव की, तो मैं यूज करूँगा डिड पहले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट। सिमिलर मेरा नेगेटिव आती है तो पहले डिड आएगा, सेकंड मेरा नोट प्लस V1 आएगा। तो मुझे ये चीज़ें याद रखनी हैं। जब भी मैं टेंसेज की वर्ब को अप्रोप्रिएट वर्ब को फिल करूँगा तो आपको ये वर्ब की स्ट्रक्चर्स का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। इन बेसिक आइडिया के माध्यम से ही आप आगे बढ़कर अपने सेंटेंस में अप्रोप्रिएट वर्ब को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो सेंटेंस इस टेंस के बारे में देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई प्लेड फुटबॉल, तो मुझे सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस का है, कौन से सेंटेंस का टाइप में आता है। तो मैंने कहा सेंटेंस का, पहले मेरा क्वेश्चन आ गया सेंटेंस का टाइप कौन सा सेंटेंस है। पहली प्रॉब्लम मेरी ये है, मुझे आइडेंटिफिकेशन में ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। फिर सेकंड में मुझे बात करना है इसका टेंस कौन सा है, और टेंस पता करने के लिए मेरे पास मैं देखूंगा हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। सेंटेंस के टाइप को पता करने के लिए मैं देखूंगा सब्जेक्ट को देखूंगा और उसकी प्लेस, सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस
मार्क्स क्या है? देखो बच्चों, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट से, एंड हुआ फुल स्टॉप से। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी, मेरी सेंटेंस की कैटेगरी क्या होगी? सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता हो, फुल स्टॉप से एंड होता हो, तो मेरा सेंटेंस की कैटेगरी होगी डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव की दो कैटेगरी हैं, अफर्मेटिव और दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव। अफर्मेटिव में एक्शन का एक्शन यस, इसमें एक्शन के साथ नॉट प्लस एक्शन। सेंटेंस में नोट का यूज हुआ नहीं हुआ, तो मेरा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। डिक्लेरेटिव में भी अफर्मेटिव, तो मैं अपना सेंटेंस की कैटेगरी रख दिया, सेंटेंस का टाइप है मेरा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में भी अगर मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देना तो मेरा आंसर हो गया अफर्मेटिव। सेम मुझे टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान रखना है हमेशा, मेरा आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेरा मेन वर्ब क्या है। देखो बच्चों, गिवन सेंटेंस में ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने कहा जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आएगी? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, तो मैंने अपने टेंस का नाम दिया, क्या हो गया बच्चों? ये टेंस का नाम हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट। तो जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। देखो बच्चों, एक चीज और समझने वाली बात है, मैंने आपको कॉमन बताया डिड प्लस V1 डिड प्लस V1 ये आपकी है पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में आने वाली, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। याद आपको ये फिगर रखना है, इसी का ही रूप बनाया गया डिड और V1 को मिलाकर बनाया गया था V2 सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं, अगर इसका कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं बना रहा हूं, जैसे आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। देखो बच्चों, सेम चीज मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस कौन सा है, तो मैं जाने वाला हूं, मेरा सेंटेंस में मुझे मिला डिड और नॉट और प्लेड। पहले मुझे सेंटेंस की कैटेगरी डिफाइन करनी है। जब मैं सेंटेंस की कैटेगरी डिफाइन करूंगा उस स्थिति में मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। जब स्टार्ट मेरा सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट मेरा नाउन या प्रोनाउन होगा, उस स्थिति में सेंटेंस का नाम होगा डिक्लेरेटिव। लास्ट एंड ऑफ फुल स्टॉप से, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा है सर? डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव भी मैंने आपको बताया दो प्रकार की, अफर्मेटिव नेगेटिव। नोट आया तो उसको बोलूँगा सर डिक्लेरेटिव में भी ये नेगेटिव है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो गया डिक्लेरेटिव नेगेटिव। सर मेरा टेंस कौन सा है? मैंने कहा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे बच्चों,
क्या ये स्ट्रक्चर्स गलत हो गई? क्योंकि मुझे पता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। प्ले। तो इस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड नॉट है, तो इस स्थिति में ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो मेरा टेंस का नाम हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड प्लस V1 आ जाए, डिड प्लस V1 आ जाए तो मेरा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मैं टेंस का नाम दे दिया। सिमिलर एक सेंटेंस की और बात करता हूं मैं आपको। डिड आई फॉरगेट योर गिफ्ट। देखो बच्चों, जब भी वही दो चीज़ हमारे सामने है, मुझे सेंटेंस का टाइप पता करना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, मुझे मेरा टेंस का नाम पता करना है। जब मैं सेंटेंस के टाइप में गया तो जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट से, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, उसकी स्थिति में मेरा सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। ये मेरे इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप में इंट्रोगेटिव मेरा दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। देखो बच्चों, जो ओपन एंडेड होगा वो हमेशा स्टार्टिंग होगा WH वर्ड से, और इसमें जो आंसर देने वाला होता है, हर आदमी का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो इसमें स्थितियां एक से ज़्यादा बनने वाली हैं, तो इसको कहेंगे हम आंसर खुला है, ओपन है, वेरियस टाइप के आंसर्स होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बात की जाएगी क्लोज एंडेड की, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, और ये जब भी क्लोज एंडेड होंगे हेल्पिंग वर्ब से तो ध्यान रखो बच्चों, ये आते हैं आपके टैग क्वेश्चंस, टैग की कैटेगरी में आते हैं। और टैग की कैटेगरी में आते हैं, इनके आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा, दो में एक आंसर होगा। आंसर फिक्स है, इसलिए इसको मैंने बोला क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपका इस सेंटेंस का जो टाइप है वो हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आप नाम लेंगे क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से हमें टेंस में सेंटेंस का नामकरण, फिर उसके बाद कैसे उसकी वर्ब को आइडेंटिफाई करके टेंस का नाम देना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे टेंस का नामकरण करना है, तो मेरा नामकरण के लिए भी ऑप्शन है डिड आया है, और ये मेरी मेन वर्ब है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती कहाँ है बच्चों? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो ये रही, तो आप कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये कुछ सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इस आधार पे हमने पास्ट इंडेफिनिट को समझा। स्ट्रक्चर जो बेसिक्स थी, वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो मैं फाइनली एक डिस्कस पॉइंट पे पहुंचा हूं, वो ये है कि जब जब पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाएगी तो मुझे अपने जहन में रखना है या तो डिड प्लस V1 मिलने वाली है या फिर मुझे मिलने वाला है V2। इस पॉइंट को आप एग्जाम में जाने से पहले दिमाग में रखें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही खेल खेलना है। तो आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। जब भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो मैं इसकी स्ट्रक्चर्स में, तो मुझे पता होगी स्ट्रक्चर कैसे यूज होनी है। अब मुझे इसने टाइम को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको कुछ वर्ड्स होंगे जिससे बोला जाता है टाइम ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मुझे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम मेरे पास्ट इंडेफिनिट के एडवर्ब ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करने वाले कुछ पास्ट इंडेफिनिट के मेरे पास वर्ड्स होते हैं। तो कुछ शब्द हैं ऐसे
जैसे अगर मुझे टाइम दिया जाए यस्टरडे, तो यस्टरडे ऐसा टाइम है जो बीत चुका है। द प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसके अलावा आपको मिल जाए अगो, ये भी पहले की बात कर रहा है। यस्टरडे मिल जाए, द प्रीवियस टाइम मिल जाए, अगो मिल जाए। एक जनरली इस टेंस में यूज टू भी यूज होता है। यूज टू पास्ट डेली हैबिट्स को शो करता है, या फिर इन प्लस ईयर का नाम दे दे, जैसे इन 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इस प्रकार से टाइम दे दे तो भी मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। ये एडवर्ब ऑफ टाइम मेरे पास्ट के सेंटेंस में कुछ वर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा पास्ट हैबिट्स या पास्ट डेली एक्शंस। बच्चों, मैंने जब आपको इंडेफिनिट प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हैबिट्स को शो करते हैं। तो जब भी कोई हैबिट्स की बात की जाएगी तो कुछ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, फॉरगे फॉर सेल्डम, नेवर, एवर, फॉर ऑफन। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते थे जो हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्राय टेस्ट इस सेंटेंस में आपको मिलने वाला है, कई बार ऑलवेज दिखाई देगा, कई बार मुझे ऑलवेज दिखाई देगा। परंतु जब भी ऑलवेज देगा तो आपको उसके साथ इंडिकेटर पास्ट टाइम का इंडिकेटर जरूर मिलेगा। इंडिकेशन जरूर दिया जाएगा, पास्ट टाइम का इंडिकेटर जरूर मिलेगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई पास्ट टाइम की बात की जाएगी तो मैं यूज करने वाला हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे यस्टरडे, अगो, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। देखो बच्चों, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। मुझे एक वर्ड मिला यस्टरडे, तो मैंने आइडेंटिफाई किया ये बात है कहीं ना कहीं पास्ट की। और मेरे पास वर्ड मिली राइट, तो मैंने राइट की सेकंड फॉर्म का चुनाव किया, क्योंकि मुझे टाइम का इंडिकेटर मिला। ये टाइम ऑफ वर्ड्स जो है आपको दिया गया है, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हो, ये हमारा इंडिकेटर है पास्ट इंडेफिनिट का। और सिंगल सेंटेंस दिया है, एक ही मेन वर्ब है, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं किसी के साथ इसका टाइम लाइन के साथ इसको मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब भी कोई टाइम लाइन की मैच करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंगल सेंटेंस दिया जाएगा और पास्ट का कोई टाइम इंडिकेटर वर्ड मिल रहा है तो आप यूज करेंगे ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जब जैसे अफर्मेटिव होगा आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है बच्चों, आगे बात करता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इंडिया
एक वर्ब है आपके पास, अटेन फ्रीडम इन 1947, एक सेंटेंस दिया। देखो बच्चों, इंडिया ने अटेन की फ्रीडम, बात किसकी है ये? मैंने कहा इनके साथ कोई पास्ट टाइम, तो मेरे पास पास्ट टाइम है, सिंगल क्लोज है, किसी के साथ इसका रेफरेंस नहीं है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको सिंगल क्लोज मिले, पास्ट का टाइमिंग मिले, तो आप हमेशा बिना डरे, बिना निसंकोच आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आप अपने एग्जाम में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरकर अपना जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई इन टाइम, यस्टरडे, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो पास्ट टाइम के इंडिकेटर्स हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखना है और आपको अपना फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। देखो बच्चों, आज हमने पिछले प्रीवियस सेशन में पास्ट इंडेफिनिट हमने पूरा किया, लेकिन हमने प्रीवियस टेस्ट में कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। मैं आज भी आपको कुछ एग्जांपल्स पे लेके जा रहा हूँ। तो आओ बच्चों, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज़ को और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। देखो फर्स्ट मेरा एग्जांपल में सेंटेंस दिया, ही फिल इन द ब्लैंक्स बोर्न इन 1984। मैंने अभी आज आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, तो मैंने आपको कहा जब मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं सिंगल क्लोज मिलने वाला है। देखो बच्चों, एक सिंगल क्लोज है, तो मैं पास्ट टाइम में, और मुझे मिला टाइमिंग इन प्लस टाइम। जब भी मुझे इन प्लस टाइम पास्ट का कोई ईयर का नाम आ रहा है, तो मैं जाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट की ओर, और पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जाऊँगा तो मुझे मिलने वाली है, अगर सेंटेंस में मेरा अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी है तो मुझे मिलना है डिड प्लस V1। अब मेरे पास यहाँ सेंटेंस दिया इज, वाज, हैज और हैड, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो मेरे को पता है कि बोर्न होना एक में के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इज मेरे प्रेजेंट टाइम का इंडिकेटर है। इज ने मुझे कहा मैं प्रेजेंट हूँ, हैज ने कहा मैं भी प्रेजेंट हूँ। तो दोनों भाई साहब आपके इस गेम से आउट हो गए। अब आपके पास फिर 2 ऑप्शन, एक हैड है, एक वाज है। हैड होती है हैव की सेकंड फॉर्म, और हैव का अर्थ होता है रखना या कीप करना, कीपिंग। तो बच्चों, जब भी कोई जन्म लिया है तो वो एक इंसिडेंट हैपन्स हुआ है, घटनाक्रम हैपन हुआ है, और हैपन के साथ आप एक वर्ब यूज करते हो बी आपके हैपन का सिनोनिम्स है, और बी यानी होता है होना। तो बी की पास्ट फॉर्म मैंने बताई थी, आपके पास है वाज और वर। अब मुझे मेरे पास 2 फॉर्म मिलने वाली है। मैंने कहा वर्ब आएगी आपके किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरा है ही, तो ही के साथ मैं हमेशा सिंगुलर जेंडर मैस्कुलाइन होने के कारण मैं यूज करने वाला हूँ वाज को। तो मेरा हेड भी ऑफ गेम से आउट, मेरा एप्रोप्रिएट आंसर बन गया वाज। तो मैंने इस प्रकार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मैंने आपको बताया जब भी कोई पास्ट टेंस का इंडेफिनिट आएगा, सिंगल क्लोज आएगा, इन प्लस ईयर का नाम आएगा, आप बेशक डायरेक्टली अपना आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, होने के नाते वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस V1। यहाँ मेरे पास बी की फॉर्म थी, तो मैंने बी के तौर पे यूज किया, बी की पास्ट फॉर्म वाज और वर, ही के साथ आया मेरा वाज, मेरा आंसर मैंने वाज को टिक किया। बाकी 3 क्यों गलत थे मैंने आपसे डिस्कस की। आज ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। नो शी इज नॉट हियर, शी, फिर आए वर्ड जस्ट। देखो बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, जब भी कोई वर्ब टाइम ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड आएंगे तो वो हमेशा आपको मिलेंगे कहाँ। पहला तो कई बार ये तो चलो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस का करेक्ट ABCD के माध्यम से आपको नो एरर वाले क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो उस समय ऐसे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और बच्चे को लगता है कि पूरा सेंटेंस मेरा सही है, अरेंजमेंट मेरा सही है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम आएगी, मैंने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम आएगी, और एडवर्ब ऑफ टाइम में जो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हो,
फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हो। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम को भी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम होती है, दोनों आएंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी भी आएगी और उस टाइम की किस भी वर्ड भी आएगा। मैं उस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम का कोई वर्ड होगा, जैसे जस्ट आया है यहाँ, तो ये हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये याद रखिए, हमेशा कहाँ आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मैं यहाँ आइडेंटिफाई होगा, इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी। देखो बच्चों, सेंटेंस को पढ़ो, टाइम दिया है इज, आपको इंडिकेटर दे दिया दूसरे सेंटेंस में, इज आया, इसके साथ मैं मान गया मेरा टाइम है प्रेजेंट का, तो मैं टाइम का चूज करने वाला हूँ। मेरा टाइम कौन सा बच्चों, मेरा टाइम है सेंटेंस में प्रेजेंट का, तो मुझे प्रेजेंट वाले की बात करनी है। देखो प्रेजेंट में जैसे मैंने बात की, मेरे ये भाई साहब गेम से आउट हो गए हैं। नेक्स्ट, ये भाई साहब फ्यूचर बैठे हैं, ये भी गेम से आउट हो गए। अब मेरे पास दो हैं। मैंने कहा था आपको जब भी जस्ट वो टाइम ऑफ इंडिकेटर्स है जो किसी एक्शन को थोड़ी देर पहले ही खत्म होने का आपको आइडेंटिफिकेशन देता है। जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार। मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो आपको अच्छे से याद करवाया था। तो देखो जस्ट मिला, जस्ट मिलते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया, ख्याल आया कि ये जरूर परफेक्ट की बात कर रहा है। परफेक्ट में भी कौन सा बच्चों, टाइम, यहाँ इंडिकेटर मिला प्रेजेंट, तो ये आ गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की इसमें से मेरे पास, ये तो मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर है, ये भी मेरा गेम से आउट हुआ, मैंने अपना अप्रोप्रिएट आंसर का चुनाव किया, ए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको जस्टिफाई कर लिया। इस प्रकार से जब भी आपको, जैसे मैंने कहा जस्ट मिले, ऑलरेडी मिले, येट मिले, रिसेंटली मिले, सो फार मिले, ये ऐसे वर्ड्स थे जो आपके परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेटर है और प्रेजेंट परफेक्ट में से जस्ट मिलने की वजह से मैंने इसका चुनाव किया हैज गॉन। तो नो, शी इज नॉट हियर, शी हैज जस्ट गॉन आउट। वो अभी यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ से जस्ट निकल गई है, मतलब अपना स्थान यहाँ से छोड़ दिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। वी फिल इन द ब्लैंक्स ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। देखो बच्चों, टाइम आया है इन द इवनिंग, मेरे पास एक ही क्लोज है। अब आता हूं मैं बच्चों, वी फिल इन द ब्लैंक्स ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। अब मैं क्या यूज करने वाला हूं, देखिए बच्चों, मेरे पास हैव प्लेड, एक ऑप्शन है हैव प्लेड, एक मिला मुझे आर प्लेइंग, एक मिला मुझे प्लेड और एक मिला मुझे प्लेइंग। शाम हुई नहीं है, शाम होने वाली है। जब भी शाम होने वाली है तो एक्शन बाद का होगा, तो ये एक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट में इवनिंग में मैं मैच खेलने वाला हूं, तो ये भी पास्ट टाइम का इंडिकेटर है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ये मेरा पास्ट है, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। हम शाम को एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा कंटिन्यूअस में हमेशा गोइंग टू आप यूटिलाइज करो। देखो गोइंग टू का मतलब जा रहे हैं, शाम जैसी होगी हम एक मैच खेलने जा रहे हैं। गोइंग टू वाला एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, देखो ये रहा आर प्लेइंग, वी के साथ आर यूज होगा, प्ले के साथ गोइंग वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग बन गई। तो मेरा अप्रोप्रिएट आंसर मैंने इसको टिक किया। बाकी तीन क्यों गलत हुए, मैंने आपको इसका जस्टिफिकेशन दिया। अगला एग्जाम्पल है 15 नंबर का। वाट फिल इन द ब्लैंक्स यू गोइंग टू डू विथ दिस ब्रीफ केस। देखो बच्चों, यहां भी आपके पास एक इंडिकेटर मिला दिस। जब भी कोई दिस वर्ड मिलता है तो ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, टाइम्स का सिनारियो प्रेजेंट्स का सा है। देखो अब बच्चों आओ सेंटेंस में, वाट फिल इन द ब्लैंक यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस। चार ऑप्शंस हैं, विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, तो यहाँ तो मेरे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो मेरा सेल गेम से आउट, मेरा विल गेम से आउट। अब मेरे पास ऑप्शन है आर और वर्ब। मैंने कहा दिस ऐसा टाइम इंडिकेटर है, दिस ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसमें यूज करूंगा
आर को। तो मुझे एक शब्द ने मुझे इस टेंस में आर और वर में से क्या क्वालिफाई करना था, क्या चुनाव करना था, उसको आसानी से हमारे सामने रख दिया। मैंने क्यों 3 ऑप्शन गलत हुए आपको रीजन दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ। एन हॉनेस्ट मैन, देखो सेंटेंस में ये हॉनेस्ट है और हॉनेस्ट मैन के में ओस एच आपका साइलेंट है, तो आप बोलेंगे इसको ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन के साथ ओ का साउंड आने के कारण मैंने यूज किया एन। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, देखो बच्चों ऑलवेज एक टाइम इंडिकेटर आया और टाइम इंडिकेटर जैसे ही ऑलवेज आया और कोई भी अमीर जो भी हॉनेस्ट मैन है वो ऑलवेज ट्रूथ बोलता है। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ इंडेफिनिट टेंस को। अब इंडेफिनिट में मेरा क्या है, मुझे स्पीकिंग जैसे आया मैंने इसको कट कर दिया, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इंडेफिनिट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी काम नहीं आती। ये सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट की में आती है, परंतु जो हॉनेस्ट मैन है वो हमेशा सत्य बोलता है, आज भी बोल रहा था कल भी बोल रहा है, ये इसकी हैबिट है। और हैबिट में जो भी यूनिवर्सल हैबिट है, हॉनेस्ट जो होगा तो यूनिवर्सल जैसी हैबिट्स है, तो मैं ऑलवेज के साथ यूज करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे आने के कारण मेरा ये भी गेम से आउट और मेरा स्पीकिंग में आउट। अब मेरा सब्जेक्ट है मैन। मैन सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी होने की वजह से मैं यूज करने वाला हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, क्योंकि मुझे पता है वर्ब मिलने की प्लूरल, उसको सिंगुलर बनाने के लिए मैंने इसमें एस को ऐड करता हूं। तो मेरा स्पीक गेम से आउट। मैंने अपने अप्रोप्रिएट आंसर के तौर पर बी का चुनाव किया और अपना नंबर गेन किया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में छूट गए थे तो आज मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हॉप। देखो बच्चों यहाँ मुझे एक इंडिकेटर मिला होप। होप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ आती है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। फिर मेरे पास एक कंजक्शन मिला दैट, ये मेरा कंजक्शन है। पापा सून, हम आशा करते हैं कि पापा जल्दी घर आएंगे। तो हमारे पास क्या है, दैट के साथ यूज होने वाला वर्ड इज कमिंग कभी यूज नहीं होगा। क्यों, मैंने बताया था एक पेयर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो मैं इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के साथ इंडेफिनिट कनेक्ट करूंगा और मेरी कंडीशन है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और इस साइड मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो मेरी कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे मेरी कंडीशन नहीं है तो मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा कंडीशन नहीं होने की वजह से, लेकिन मेरा कंजक्शन है दैट। मैंने अब जब आपको इसमें पढ़ाया था अनलेस दैट कंजक्शन भी आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं तो आप यूज करेंगे पेयर किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ये पेयर के तौर पर आपके पास ऑप्शन मिला मुझे कौन कौन से। मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट पापा है, पापा के साथ मैं क्या यूज नहीं करने वाला, पापा के साथ मैं यूज नहीं करूंगा कभी भी सेल, क्योंकि मुझे पता है सेल आता है आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ सेल आता है। सब्जेक्ट मेरे पापा है तो मेरा ऑप्शन ये भी आउट। पापा मेरे सिंगुलर थे तो मैं सिंगुलर अगर कम लिखता तो मुझे पापा की कम्स बनानी पड़ती, ये भी मेरा गेम से आउट। मेरे पास अप्रोप्रिएट आंसर मिला चारों ऑप्शन में विल कम। तो आपने विल कम क्यों सही किया आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नीलम इज लर्निंग हाउ। नीलम अभी सीख रही है, देखो प्रेजेंट टाइम है। हाउ एक वर्ब के बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो मुझे पता है कि क्या बनने वाला है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बनाओ। देखो नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप, ये देखो टू इन्फिनेटिव क्या होती है, टू प्लस V1 को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फिनेटिव बोलते हैं। एक वर्ब के बाद जब दूसरी कोई वर्ब आएगी तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। इन्फिनेटिव तौर पे मैं यूज करने वाला हूँ टू प्लस V1। टू के साथ ING नहीं लगती, बिना टू के सेकंड वर्ब एक्शन वर्ड यूज नहीं होना, ING नहीं लगनी। तो मेरे पास अप्रोप्रिएट आंसर इन्फिनेटिव के तौर पे रूल मैंने आपको बताया क्यों लग गया। ये इन्फिनेटिव एक वर्ब के बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है तो उसकी बेस फॉर्म जब भी यूज होगी तो आप यूज करेंगे टू। इसे ही बोलते हैं टू प्लस V1 को ही बोलते हैं इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
समवन अवे माई बाइक विद इन एन आवर, किसी ने मेरी बाइक को लेके चला गया है विद इन 1 आवर, 1 घंटे में। तो एक्शन कब की बात है, थोड़ी देर पहले का ही एक्शन हुआ। एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, क्योंकि गाड़ी गायब, एक्शन कंप्लीटेड। और कब का एक्शन है, थोड़ी देर पहले का ही, थोड़ी देर पहले, विद इन पहले। तो ये तो मेरा पास्ट हो गया, तो पास्ट और मेरा टाइम होगा ही नहीं, टेक्स्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलता है, इसमें एक्शन कंप्लीटेड नहीं है। हैज टेकन मेरे पास ऑप्शन है, हैड टेकन है। हैड टेकन होता है मेरा पास्ट का भी पास्ट। पहली बात तो मेरा पास्ट ही टाइम नहीं आया, तो मुझे पास्ट टू द पास्ट तो सेंटेंस मिलेगा ही नहीं। और जब भी पास्ट टू द पास्ट दिया जाएगा तो आपको 2 क्लोज मिलने वाले हैं, एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का और दूसरा मिलने वाला है पास्ट परफेक्ट का। तो ये पेयर भी मेरा आउट हो गया गेम से। तो समवन हैज टेकन अवे माई बाइक विद इन एन आवर, 1 घंटे पहले ही किसी ने मेरी बाइक को ले गया है। तो मैं अपना आंसर करूंगा सी टिक। तो मेरा आंसर होगा सी। मोर अप्रोप्रिएट आंसर मेरा क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। देर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर ऑन स्ट्राइक। देखो ये क्या टाइमिंग है, आर। आर ने बात की कहीं ना कहीं प्रेजेंट का इंडिकेटर है। जब जब प्रेजेंट का इंडिकेटर है तो मैं क्या चला जाऊंगा, पास्ट का टाइमिंग मेरा कभी होगा नहीं, वेंट मेरा होगा नहीं। मार्केट में कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर कहाँ चले गए हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं, बिकॉज टैक्सी ड्राइवर गो ऑन स्ट्राइक। या हैव गॉन, स्ट्राइक पे जाने वाला एक्शन पहले हुआ है, एक्शन कंप्लीटेड है, स्ट्राइक पे चले गए वो। तो कंप्लीट के तौर पे मैं वर्ब करने वाला हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, इसीलिए मार्केट में टैक्सी अवेलेबल नहीं है। देखो 2 घटनाएं जोड़ी, मैंने बोली घटनाएं 2 जोड़ी है, एक घटना पहले, एक घटना उसके बाद। पहली वाली घटना जो दोनों में ज्यादा पुरानी है वो होगी परफेक्ट में, और जो घटना इन दोनों में लेटेस्ट है वो होगी इंडेफिनिट में। मैंने कहा 2 क्लोज है, सिमिलर सर मुझे 2 ही क्लोज मिले। देखो ये प्रेजेंट का टाइमिंग दी, तो मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे बी का यूज किया मैंने वर्ब को। और फिर मैंने सेकंड क्लोज आया, मेरे पास आ गया ड्राइवर का स्ट्राइक पे जाना, तो एक्शन कंप्लीट होना। तो मेरे पास ऑप्शन ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, और एक्शन कंप्लीट होने वाला एक ही सेंटेंस है, हैव गॉन। टैक्सी ड्राइवर स्ट्राइक पे पहले गए हैं, इसीलिए मार्केट में टैक्सी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। मैंने कहा जब जब सिंस दिखाई देगा, देखो तो, और सिंस के बाद आया टाइम, तो मैं किसको बात करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। मैं यूज करूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहां से भी आपको क्लू मिल रहा है, सफरिंग आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस में हैज बीन नहीं आता, ये आउट, हैज भी नहीं आता, आउट। वाज, ही वाज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। हैज बीन, सॉरी हैज बीन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, क्योंकि बीन के साथ टाइमिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी आपको सिंस प्लस टाइम आएगा आप यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हैज बीन आपको इसी ऑप्शन में मिला है, तो आप यूज करेंगे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल एक और नीचे है, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस। देखो बच्चों ये सिंस है और सिंस के बाद टाइम आया है, वो मलेरिया से पीड़ित कब है, जब से उसने जॉब छोड़ा है। तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसके साथ पहले उसने जॉब छोड़ा है, सी लेफ्ट द जॉब, उसके बाद ये टाइम बता रहा है, सी
के साथ टाइम है, सिंस का टाइमिंग है, ये टाइम बताने वाला पूरा का पूरा क्लोज के थ्रू हमें क्या इंडिकेटर मिला, टाइम मिला। और मैंने कहा जब भी सिंस के बाद टाइम आएगा वो पास्ट टाइम आएगा, तो मैं पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे या शी लेफ्ट द जॉब, जैसे नौकरी छोड़ने के, जैसे उसने नौकरी छोड़ी थी उसके बाद क्या हो गई, वो मलेरिया से ग्रसित हो गई। ये आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, पास्ट इंडेफिनिट को पूरा किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लासेज में हम पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और हम एक लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे पास लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का पैकेज होगा। तो हम उस प्रैक्टिस के आधार पर क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस जब भी किसी बुक से लगा रहे हो, जिस प्रकार मैंने आपको ऑप्शंस को गलत करना बताया, क्यों गलत है, कौन अप्रोप्रिएट है, जब तक आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है ये गलत है, तो आप एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक होगा। आप अपना एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस टेंसेस से आएंगे, मैं आशा करूँगा कि आपका करेक्ट हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेज में हम इससे आगे के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट 3-4 क्लासेज में हमारा टेंसेज ओवर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जैसा आप लोग डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग हम लोग से हमारे साथ जुड़े रहें गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ वीडियो में इंग्लिश क्लासेज जो भी आ रही हैं और जो भी कोर्स के अकॉर्डिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लुत्फ़ लें, एग्ज़ाम में अपना इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10th और 12th की ग्रामर जो आपके सिलेबस में आरबीएससी ने डिसाइड की उसी के अकॉर्डिंग है। तो जो मैंने टेंसेज का टॉपिक पढ़ाया, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं या आपके जो भी मित्र हैं या उनके छोटे भाई हैं, तो आप उनको ये टेंसेज की क्लासें के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप वहाँ जाके आपकी टेंसेज की क्लासें देखिए। मैं आपको फाइनली जब भी इसका बाउंड अप करूँगा टेंसेज को, तो मैं आपको क्लास 10th में आने वाले कौन से 4 ऑप्शंस के क्वेश्चन, 4 शायद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वहाँ पे टेंसेज से, तो 4 कौन से आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली 4 कौन से आते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर क्या आपको कहाँ तक सोच सकता है, आपकी कि टेंसेज के नॉलेज को कैसे परख सकता है, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास एंड करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।